आज सबसे पहले 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग की बात करेंगे। 1971 50 साल पहले की बात है। सोचिए जरा, आज ही के दिन पाकिस्तान की सेना ने भारत की फौज के सामने हथियार डालने का फैसला किया था। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने जनरल मानेक शॉ के सरेंडर के ऑफर को कबूल कर लिया था। इसके बाद 16 दिसंबर को जो हुआ वो दुनिया में इतिहास बन गया। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया, बांग्लादेश नया राष्ट्र बन गया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश हर साल विजय दिवस मनाता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश अपनी आज़ादी का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उन्होंने बांग्लादेश के अपने काउंटर पार्ट अब्दुल हमीद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिले। ढाका में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन इस दौरे का पूरा सार भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस युद्ध को भी याद करना है जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। Pakistan launched a full-scale war against us. कुछ तस्वीरें काल के कपाल पर कभी धुंधली नहीं पड़ती। कुछ कहानियां इतिहास को नए सिरे से लिखती हैं, गढ़ती हैं। और ये तस्वीरें तो अपने आप में ऐसी कहानी है जिसमें पाकिस्तान के दो हिस्सों में टूटने का और बांग्लादेश के जन्म का सार छिपा है। इन तस्वीरों के इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए 50 साल पीछे चलना होगा। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पाकिस्तान के जनरल ने भारतीय अफसर के सामने घुटने टेके थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। सोचिए, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। सरेंडर वाली टेबल पर इतने हथियार थे, इतना असलहा था जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारतीय फौज की रणनीति, अदम्य साहस और जज्बे का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान हारा क्योंकि उनके निष्कर्मों से हारा, क्योंकि वो फौज नहीं रही थी, वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स बन चुकी थी और उनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, कोई उनकी विल पावर नहीं थी। हम एक धर्म युद्ध लड़ रहे थे। हमें पता कि कितनी एट्रोसिटी हो रही थी और उस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए आप जान तक लगा सकते हैं। असल में भारत की इस विजय गाथा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार की पटकथा उसी दिन लिखी जानी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान की सेना ने
भारत की फौज को ललकारने का दुस्साहस किया था। दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में थी। वहां पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रही थी। इसी दौरान शाम के ठीक 5:40 पर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी शुरू हुई। पाकिस्तान ने एरियल अटैक लॉन्च किया था। इसका नाम ऑपरेशन चंगेज खान था। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर और जोधपुर के मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया। उस वक्त पाकिस्तान की कमान जनरल याहिया खान के हाथ में थी। एक साथ 11 एयरबेस पर अटैक हुआ था। युद्ध शुरू हो चुका था। Pakistan launched a full-scale war against us. हम लोगों ने बटालियन का अटैक किए, वहाँ 13 पोस्ट हमने कैप्चर किए। उन कैप्चर की वजह से हमारी बटालियन को एक बैटल ऑनर मिली, जो आज हम बड़े गौरव से कहते हैं कि शिंगो डे, शिंगो इज द बैटल ऑनर ऑफ द बटालियन दैट आई वाज विद एज अ 2IC। पाकिस्तान सेना को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तानी बेसों पर अटैक, जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस दौरान वेस्टर्न फ्रंट से ज्यादा पूर्वी मोर्चे की लड़ाई अहम हो गई, क्योंकि मुक्ति वाहिनी के आंदोलन को देखते हुए ये लड़ाई पाकिस्तान के लिए निर्णायक थी। उस दौरान भारतीय सेना की कमान जनरल सैम मैनेकशॉ के हाथ में थी। प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद जनरल ने अपने अफसरों को एंगेज किया। पूर्वी कमान से स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब से हॉटलाइन पर बात की। ऑर्डर दिए, बिना वक्त गवाए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्रेवो कंपनी के ऊपर भी फायर आया था ईस्ट की तरफ से। वो MMG थी, वो बिल्डिंग के ऊपर थी। तो ब्रेवो कंपनी को लीड कर रहे थे अल्बर्ट इक्का, लांस नायक अल्बर्ट इक्का। जब वो है तो उन्होंने जोश दिखाया, वो आगे बढ़े तो पाकिस्तानी सिपाही ने उनको गोली मारी, वो जख्मी हो गए। लेकिन उन्होंने दोबारा जख्मी होने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी और वो कराल करते हुए, पोजीशन लेते हुए दुश्मन की MMG के नीचे पहुंच गए। दुश्मन की MMG बंकर, उसका जो फर्स्ट फ्लोर थी बिल्डिंग, उस पर थी। ये किसी तरह से खड़े हुए, जो सीढ़ी लगा रखी थी, उन्होंने सीढ़ी को पकड़ के ऊंचे होकर उन्होंने ग्रेनेड को उस बंकर के अंदर लॉक कर दिया, फेंक दिया, और बंकर जो है उड़ गया और MMG शांत हो गई। अगले 6 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच जबरदस्त जंग थी। जल, थल और नभ से जिस तरह हमले हुए, उससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमारी नौसेना ने ट्राइडेंट नाम से सरप्राइज अटैक किया। भारत की मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के 3 जहाजों को नुकसान पहुंचाया। 8 और 9 दिसंबर को इसी तरह के हमले रिपीट हुए। तब तो पाकिस्तान के फ्यूल टैंक्स भी बर्बाद कर दिए थे। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम कर दी गईं। पाकिस्तान के 7 गन बोट्स, 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 18 कार्गो, सप्लाई और कम्युनिकेशन वेसल्स खत्म हो चुके थे। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे पाकिस्तानी जो पंजाब रेजिमेंट है उनका झंडा यहाँ पे है, जो कि उल्टा करके लटकाया गया है। इसका कारण यह है, कोई भी देश अगर युद्ध में हार जाता है तो उनका झंडा जो जीत जाते हैं वो उल्टा करके लटकाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान पंजाब रेजिमेंट के जो यहाँ पे फ्लैग है वो उसको उल्टा करके लटकाया गया है। इसी तरह एरियल ऑपरेशंस के दौरान भी पाकिस्तान को वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों सेक्टर में काफी नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान के 60 से 75 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, और जहां तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट का सवाल है तो इनमें से कई युद्धबंदी बना लिए गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तब के बर्मा यानी आज के म्यांमार में जाकर अपनी जान बचाई थी। जब धीरे धीरे पाकिस्तान को यह एहसास होने लगा कि उसकी फौज भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएगी, तब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी।
ये बात सही है कि तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने एक वॉरशिप यूएसएस एंटरप्राइज को उतार दिया था। लेकिन इसका जवाब भारत के पास था। चूंकि जंग से ठीक पहले भारत और तब के सोवियत संघ के बीच समझौता हो चुका था, इसलिए जैसे ही अमेरिका का वॉरशिप आया, तभी सोवियत संघ ने भी व्लादिवोस्टोक से क्रूजर और डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए। इसके साथ साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन को भी हिंद महासागर में उतार दिया। अब बैलेंस और मोमेंटम पूरी तरह हिंदुस्तान के फेवर में था और ये बात अमेरिका को भी समझ आ चुकी थी। इसलिए अमेरिका ने भारत को एशिया की नई महाशक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी। अमेरिकन और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त 71 में उन्होंने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया के साथ एक समझौता कर लिया 20 साल की फ्रेंडशिप का। इधर पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं बचा तो 9 दिसंबर 1971 को तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ ने पाकिस्तान को पहला रेडियो मैसेज दिया। उन्होंने कहा, भारतीय सेनाओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपको उनसे कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चिटगांव, चालना और मांगला बंदरगाह ब्लॉक हो चुके हैं। कोई भी समंदर के रास्ते आप तक नहीं पहुंच सकता। आपकी किस्मत बंद हो चुकी है। मुक्ति वाहिनी और बाकी लोग आपसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आप क्यों जिंदगियों को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आपको घर नहीं जाना है और अपने बच्चों के साथ नहीं रहना? समय मत गंवाइए। किसी सैनिक के सामने अपने हथियार डालना कोई असम्मान की बात नहीं है। हम आपको एक सैनिक वाली इज्जत ही बख्शेंगे। पाकिस्तान को सरेंडर की कॉल जा चुकी थी। फैसला पाकिस्तान को करना था, पाकिस्तान के जनरल को लेना था। लेकिन जनरल मानेकशॉ चाहते थे कि अब ज्यादा खून खराबे के बगैर पाकिस्तान हथियार डाल दे। इसलिए उन्होंने 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर को भी सरेंडर के लिए कहा। कहते हैं कि 13 दिसंबर को जो बात हुई वो चेतावनी के लहजे में थी। जनरल मानेकशॉ ने कहा कि हथियार डाल दो वरना खत्म कर देंगे। हालांकि इस बीच 14 दिसंबर को ढाका में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तब गवर्नर एएम मलिक सीक्रेट मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान भारतीय वायुसेना ने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। गवर्नर हाउस पर 30 मिनट में लगातार 3 एरियल अटैक किए, सैकड़ों रॉकेट दागे। गवर्नर हाउस का सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पूर्वी कमान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण का फैसला किया। तय किया गया कि भारतीय सेना की मौजूदगी में 16 दिसंबर को जनरल नियाजी हथियार डालेंगे। ये टेबल उसी ओरिजिनल टेबल की रेप्लिका है जो ठीक उसी जगह पर लगाई गई है जहां पर कि ये सरेंडर हुआ था। और इसके बारे में यहाँ बताया भी जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को 4:31 पर किस तरह से जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तस्वीर जो सबसे इम्पोर्टेंट रखती है बांग्लादेश के मौजूदा इतिहास को लेकर। यहाँ पर देखिए भारतीय सेना के ऑफिसर अशोक तारा, जो अब मेजर अशोक तारा के तौर पर रिटायर हुए थे, और उन्होंने किस तरह से 32 धानमुंडी में उस दिन जाकर शेख हसीना और उनके परिवार के सभी लोगों को बचाया था। और इस वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना मेजर अशोक तारा को राखी बांधती है, अपना भाई मानती है। 16 दिसंबर को भारतीय सेना के जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई। तब नियाजी की आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन जनरल जैकब ने कहा कि 30 मिनट में फैसला करना होगा वरना ढाका पर बमबारी शुरू हो जाएगी। बाद में शर्तें मान ली गईं। जिस वक्त ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर हो रहा था, तब जनरल नियाजी को कहा गया कि वो तलवार सरेंडर करें, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी, इसलिए एक पिस्तौल देकर सरेंडर करवाया। कहा तो ये भी जाता है कि वो पिस्तौल जनरल मानेकशॉ की थी। इसके बाद शाम 4:31 पर लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने साइन किए। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। वो देश बाद में बांग्लादेश कहलाए जाने लगा। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।